प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईश्वर। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलें। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। बढ़ती गाड़ियों और प्रदूषण से निपटने के लिए गुड़गांव ने एक दिन कारें रखी सड़कों से परे। ऐसे प्रयोग क्या होंगे कामयाब? गुड़गांव की रैपिड मेट्रो से लगी उम्मीदें फिलहाल पूरी नहीं, कैसे बढ़ सकते हैं रैपिड मेट्रो के यात्री? रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। बेंगलुरु के ब्रांडेड मकान क्यों बन रहे हैं अमीरों की पहली पसंद? एनसीआर इलाके से गुड़गांव में काम करने वालों की तादाद का अंदाजा हर सुबह और शाम सड़कों पर लगे ट्रैफिक को देखकर हो जाता है। हाल ही में गुड़गांव में कार फ्री डे मनाने की कवायद भी शुरू हुई, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। लेकिन गुड़गांव की समस्या सिर्फ सड़कों पर उतरने वाली गाड़ियां ही नहीं है, उसकी समस्या यहां पर मौजूद सार्वजनिक परिवहन की कमी और जो है भी जैसे कि रैपिड मेट्रो, उसमें लोगों की दिलचस्पी की कमी भी है। ये साइबर सिटी है। गुड़गांव के सबसे ज्यादा ऑफिस यहीं हैं। ये जगह रोजाना औसतन 4 लाख लोगों की मंजिल होती है और औसतन 5 लाख बार गाड़ियां आती जाती हैं। जाहिर है यहाँ ट्रैफिक जाम लगना आम बात हो गई है। इससे निपटने के लिए रैपिड मेट्रो लाई गई, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जो उससे जुड़े नहीं हैं, लिहाजा लोग गाड़ियों के सहारे ही चल रहे हैं। Connectivity or the last mile connectivity either from my home or to be able to reach the metro, and from the metro where I get on to be able to reach my place of work. So sometimes I face a bit of a problem. सबसे ज्यादा परेशानी घर से मेट्रो स्टेशन तक और फिर मेट्रो स्टेशन से दफ्तर पहुंचने में होती है। अगर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए कि हम ऑटो या किसी दूसरी सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ उठा सकें तो आसानी हो जाएगी। System in place which allows me to call an auto rickshaw or some transport midway public transport intermediary system that can connect me, pick me from my home, take me to the metro at a reasonable cost, then I think that will be very wonderful. अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाने और फिर मेट्रो से उतरकर दफ्तर जाने के लिए जब तक आसानी नहीं होती, तब तक रैपिड मेट्रो में उसकी पूरी क्षमता यानी 1 लाख यात्रियों को सवारी करवाने की उम्मीद करना एक सपना ही रहेगा। ये बात रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड या RMGL के CEO और MD राजीव बंगा को अच्छी तरह मालूम है। The first and last mile connectivity has come up as one of the things we need to work on. फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काम चल रहा है। ऐप आधारित शटल सर्विस भी चालू होने वाली है। हमारी राय में ये अच्छा समाधान होगा। And hence to us it's the right solution for the last mile connectivity. वैसे रैपिड मेट्रो टीम को अभी तक बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। Where we are right now is about 35,000 on weekdays. छुट्टियां छोड़ दें तो रोजाना 35,000 लोग यात्रा करते हैं। पिछले कुछ महीनों में 25% यात्री बढ़े हैं। Last few months we've seen an uptick of about 25%. परिवहन क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि रैपिड मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी 1.5 किलोमीटर की लाइन जो नवंबर 2016 तक बननी है वो वक्त पर पूरी हो जाए। ये लाइन साइबर सिटी को सेक्टर 55 और 56 के अलावा गोल्फ कोर्स रोड से भी जोड़ेगी। ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। इसे आमदनी के दूसरे जरियों के साथ जोड़कर रैपिड मेट्रो का मौजूदा घाटा भी कम किया जा सकेगा। When you're doing the project structuring, that's why it's critical to be able to look at what can that project support. प्रोजेक्ट बनाते वक्त ये देखना जरूरी है कि इस पर खर्च कितना आएगा और कमाई कितनी होगी। इसका भी हिसाब लगाना होता है कि अतिरिक्त आमदनी से घाटा कितना पूरा हो सकता है। Hyderabad Metro, where there's a very significant component of real estate development, whereas over here in the Rapid Metro, there's almost no rights for development to be made.
एक फुट ओवर ब्रिज के जरिए साइबर सिटी स्टेशन को उद्योग विहार से जोड़ने से लगभग 50,000 यात्री आ सकते हैं। इसके अलावा रैपिड मेट्रो मैनेजमेंट ऐसे कई सारे स्कीम्स ला रहे हैं जिससे यात्रियों की संख्या बढ़े। नई दिल्ली से ओइनीतम ओझा, NDTV। और इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर JH अंसारी, टाउन एंड कंट्री प्लानर हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं SPA के, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के। साथ ही में हैं प्रेरणा V मेहता, जो कि मैनेजर हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी, एम्बार्क WRI इंडिया के। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेरणा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। किसी भी शहर के को अच्छी तरह से कनेक्टेड होने के लिए उसका ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं। गुड़गांव एक शहर के तौर पर कितना बढ़ चुका है और उसका ट्रांसपोर्ट, उसकी बनस्पत कैसा है, आप उसको कैसे रेट करती हैं? देखिए, रेटिंग के हिसाब से तो वो काफ़ी लो रेटिंग पे जाएगा, क्योंकि गुड़गांव जो शहर है एक टिपिकल एग्जांपल है पीस मील डेवलपमेंट का। एंड जब एक डेवलपमेंट पीस मील फॉर्मेट में होती है तो वो फैलती ज़्यादा है, लेकिन उसमें इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की तरह नहीं देखा जाता उसको, और उसी वजह से सिटी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए वो जो कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है वो नहीं दिखता है। एंड तभी हम देखते हैं आज जो गुड़गांव में इश्यूज़ हैं, आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स नहीं हैं, लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। ये इसीलिए बिकॉज कि पूरा फॉर्मेट ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी पीसमील रहा है। एंड इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव जो डेवलपमेंट है या कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन को जो लाने की बात है वो उसमें सिटी में, शहर में दिखता नहीं है हमें। अंसारी साहब, आप बताइए, ये हमारे शहरों की पुरानी आदत रही है, लेकिन गुड़गांव जैसा शहर जो बहुत ज़्यादा पहले नहीं डेवलप हुआ है, क्यों नहीं वहाँ पे कोशिश की जा सकती थी? आपको क्या लगता है चूक कहाँ हो गई? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा। ऐसा हुआ कि 1962 में जब मास्टर प्लान बना दिल्ली का, तो जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स यहाँ काम कर रहे थे उनसे कहा गया कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते। वो गुड़गांव आ गए। गुड़गांव आकर के उन्होंने बहुत सारे मकान बनाए। वो मकान जो पहले दिल्ली में बनाते, अगर वो रहने दिया जाता उनको यहाँ, वो जाकर के उन्होंने गुड़गांव में बना दिया। अब उन मकानों में रहने के लिए लोग जो आए, उनकी जॉब्स तो दिल्ली में थी, तो वो गुड़गांव से दिल्ली आते थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी की वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई। एक ज़माने में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ से भी ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी वजह से वो जो एम्प्लॉयमेंट हुई उसको लेने के लिए कुछ लोग तो गुड़गांव में थे, मगर ज़्यादातर लोग दिल्ली से जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग गुड़गांव में रहते हैं वो दिल्ली काम करने के लिए आते हैं, और जो दिल्ली में रहते हैं वो गुड़गांव काम करने के लिए आते हैं। इसलिए दिल्ली और गुड़गांव के बीच में जो ट्रैफिक है, और ये इत्तेफाक से ऐसा ट्रैफिक है पर्टिकुलरली गुड़गांव से दिल्ली आने वाला का, चूँकि वो अपर इनकम ब्रैकेट थे या अपर मिडिल इनकम ब्रैकेट के, इसलिए वो बड़ी बड़ी छोटी गाड़ियाँ, तरह तरह की साइज़ की गाड़ियों से दिल्ली आते थे। जब दिल्ली से गुड़गांव का शुरू हुआ तो उसमें बाइक्स भी शामिल हो गई। तो ये तो एक हाल है कि इंटर सिटी कनेक्टिविटी। अब आप देखिए, उसमें एक और चीज़ वहाँ हुई, अभी जो आपने बताया कि गुड़गांव बहुत ज़्यादा पुराना शहर नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है। क्योंकि जो पुराने शहर होते हैं उसमें धीरे धीरे करके शुरू में लोग रिक्शा से काम चलाते हैं, फिर आगे चल करके फिर वो छोटी टैक्सी या ट्रेलर में काम, टेम्पो में चाहते हैं, उसके बाद बस आती है, उसके बाद फिर मेट्रो आती है। गुड़गांव का जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे वो नीचे वाली सर्विसेज जो है, रिक्शा वाले या ऑटो वाले या इस तरह के जो बस का सिस्टम, वो सब बिल्कुल गायब है। सारा प्रेशर जो है वो सारा या तो बड़ी सड़कों पे है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, या अब जो मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसके ऊपर है। तो ये जो नीचे का जो सिस्टम है, जो और शहरों में होता है, जो उसका सपोर्ट बेस होता है, वो गुड़गांव में नहीं है, और वो डेवलप भी नहीं किया गया। अब वो शायद अब कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वहाँ के ऊपर जो अर्बन बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो ऑलमोस्ट एब्सेंट है, उसको अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए, इंटीग्रेटेड बस अर्बन बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद एक चीज़ जो अभी हम समझ नहीं रहे हैं वो ये कि अभी तो सिर्फ प्रॉब्लम इंटरसिटी ट्रैफिक मूवमेंट की है। अब धीरे धीरे जैसे शहर और बड़ा होता जा रहा है, इंटरसिटी मूवमेंट की ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है, और वो उसके ऊपर ऐड ऑन हो जाएगी। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अब ये एक्सप्रेसवेज तो हैं, मगर आप कॉलोनियों में जाएं तो कॉलोनी के अंदर जहाँ डेवलपर्स ने अपने मकान बनाए हैं वहाँ तो उन्होंने अच्छी सड़कें बनाई हैं, वहाँ से बाहर निकलिए तो सारी सड़कें या तो पतली हैं या गड्ढे हैं या हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके ऊपर जब ट्रैफिक बढ़ेगा और बढ़ रहा है
तो नेचुरली ये प्रॉब्लम तो मैग्नीफाई होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। प्रेरणा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर मैं अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाना चाहती हूँ तो मुझे गाड़ी निकालनी ही पड़ेगी। तो गुड़गांव में ऐसी क्या गलती हो गई है कि आज की डेट में वहाँ पर कोई भी मूवमेंट करने के लिए, छोटा मूवमेंट करने के लिए बड़ी मुश्किल आती है? देखिए, गुड़गांव में सबसे पहली बात तो ये है कि जो 90% इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव का है वो कार या प्राइवेट साधन को यूज़ करने को प्रोत्साहन देता है, और उसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपनी छोटी और बड़ी ज़रूरतों के लिए, दोनों चीज़ों के लिए आप अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं या अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो हम लोग आमूमन सुनते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी या जो लोकल लेवल पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए वो गुड़गांव में अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे प्रोफेसर अंसारी ने कहा कि सिटी बस सर्विसेज, आज की डेट में गुड़गांव की ज़रूरत 1000 सिटी बस सर्विसेज की है, लेकिन प्रेजेंटली सिर्फ 70 बसेस जो हैं वो गुड़गांव शहर में चल रही हैं। तो इतने बड़े शहर को आप कैसे केटर करेंगे? आप ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर या कहें कि रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर मेन आर्टरीज पर को केटर कर सकता है। उसके बाद जब अंदर जाना है तो उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो एक एलिमेंट है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, वो कम्प्लीटली मिसिंग चला गया है। और उसमें भी अगर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविज़न कैसा है, तो साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई सुविधा है ही नहीं। पूरी शहर में केवल 20% फुटपाथ ऐसे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और साइकिलिंग के लिए तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी ही नहीं है, इट इज़ 0%। तो कैसे, किस तरह से ये चीज़? अंसारी साहब, एक चीज़ और है शायद, जैसे हमने देखा कि दिल्ली में आपको ऑटो टैक्सी सब मिल जाता है ऐप के ज़रिए। वहाँ पे टैक्सी तो मिल जाती है, लेकिन ये ऑटो जो कि छोटे रास्ते में आपको ले जाएगा वो दिखते ही नहीं है। ऑटो जब भी मैं गुड़गांव जाती हूँ मुझे कभी दिखते नहीं, और ऑटो छोटे डिस्टेंसेस के लिए बड़े काम आते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार तो फेल ही हो गई, प्राइवेट उसमें भी नहीं डेवलप हो पाया वहाँ पे? ये वही देखिए, जो शहर की जो ग्रेजुअल ग्रोथ होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरीके से धीरे धीरे इम्प्रूव करता हुआ जाता है। अब यहाँ के ऊपर चूँकि शुरुआत जो है वो मोटर कार से हुई है, हाँ, और उन्हीं के मूवमेंट के ऊपर सारा ध्यान रखा गया है। तो ये जो जिनको हम इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं या नॉन मोटराइज जिसकी बात आप कर रही थी प्रेरणा जी, उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है, और इसी वजह से सारा प्रेशर उसके ऊपर आता है, रोड्स के ऊपर। एक चीज़ और मैं इसके बारे में बता दूं, टिपिकल है गुड़गांव का, इसकी जो 3 सड़कें जो दिल्ली से कनेक्ट करती हैं, वो चाहे वो फरीदाबाद से आती हों या महरौली बदरपुर से या नेशनल हाईवे 8, वो सब जाकर के इफ़को चौक के ऊपर जाकर कन्वर्ज कर जाती हैं। और इसलिए इफ़को चौक के ऊपर इतना ट्रैफिक का जमावड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा वहाँ के ऊपर प्रॉब्लम है। और उसके बाद चारों तरफ बहुत सारे चौक्स हैं, मेरे ख्याल में 30-35 चौक्स हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम है। अब इन हालात में जो 3 व्हीलर वाले हैं वो अपने को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस महसूस करते होंगे ज़रूर, और इसलिए शायद वो समझते हैं कि यहाँ के ऊपर 3 व्हीलर चलाना इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच बहुत मुश्किल काम है। तो एक वजह ये भी हो सकती है, मगर ये ज़रूर है कि चाहे वो मिनी बसेज हों या मैक्सी बसेज हों या अर्बन बसेज हों या आपकी साइकिल रिक्शाज भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है, और उसके लिए नॉन मोटराइज कॉरिडोर होना ज़रूरी है, वो भी नहीं है। तो आदमी करे तो क्या करे। अब वहाँ के ऊपर इसी वजह से ये देखिए कि बहुत सारा जो ट्रैफिक है, अगर उसको देखें, ऑलमोस्ट 1/3 कैटर्ड बाई साइकिल मूवमेंट एंड पैदल चलने वालों से, इसलिए कि उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है जिसको ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मजबूरन पैदल चलते हैं और ज़्यादा लंबे सफ़र साइकिल से भी कर लेते हैं। जी, चलिए हमारे पास वक्त कम है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर जो इस पूरी डिस्कशन से हमें समझ में आता है वो शायद मेरे ख्याल से लास्ट माइल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है वो गुड़गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो कामकाजी आदमी है वो आखिर में यही सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी गाड़ी ही निकाल के ले चलूँ, क्यों मैं इतनी सरदर्दी लूँ। फ़िलहाल आप स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका। थैंक यू। चलिए रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का। ज्ञानेश्वर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्ञानेश्वर, पूछिए अपना सवाल। मैं पुणे में रह रहा हूँ। अभी मुझे मैं प्रॉपर्टी सर्च कर रहा था धनौरी एरिया में, धनौरी लोहेगांव और टिंगरी नगर एरिया में। तो मेरा बजट है अराउंड 40 लाख, 35 to 40 लाख और इट्स विल बी द 2 BHK। कैन यू सजेस्ट एनी गुड प्रॉपर्टी? बिल्कुल, ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ढूंढेंगे। तो 2 BHK का मकान चाहते हैं, 35 से 40 लाख का इनका बजट है। तो वैशाली, इलाका कौन सा चुन रही हैं इनके लिए और कौन सा प्रोजेक्ट? हम आपके माइक्रो मार्केट के सिलेक्शन से सहमत हैं। लोहेगांव और धानोरी के क्षेत्र काफ़ी प्रॉमिसिंग माइक्रो मार्केट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। 5 किलोमीटर दूर हैं ये विमान नगर और विश्रांत वाड़ी से, जो IT हब्स हैं। अपने आप में काफ़ी लोग यहाँ पे रोज़गार के लिए आते हैं। अगर विमान नगर की बात करें तो गीगा स्पेस IT पार्क, टेक महिंद्रा कैंपस, वेकफील्ड IT पार्क सभी यहाँ लोकेटेड हैं, इसीलिए कई लोग रोज़गार के लिए इन डेस्टिनेशंस पे आते हैं और लोहेगांव जैसे और धानोरी जैसे क्षेत्रों को पसंद करते हैं। पूना एयरपोर्ट लोहेगांव में ही लोकेटेड है और यहाँ का एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर रहा है। कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे इन दोनों मार्केट्स के आपके प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो धानोरी में 19 है और लोहेगांव में 22। टोटल सप्लाई धानोरी में 2420 यूनिट्स की है और लोहेगांव में 3560 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स धानोरी में 620 हैं और लोहेगांव में 1350 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग धानोरी में करीब 15 मंथ्स की चल रही है और लोहेगांव में करीब 18 मंथ्स की। मिड सेगमेंट के औसत दाम धानोरी में 4400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और लोहेगांव में 4250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त धानोरी में करीब 27% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में और उसी दौरान लोहेगांव में करीब 28% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, धानोरी में करीब 11% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं और लोहेगांव में 11 और 12% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे जो हमने आपके लिए चुने हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट लोहेगांव में श्रीराम ग्रुप का श्रीराम हिल व्यू प्रोजेक्ट है। 4300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 890 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। इसी साल दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट में 7 विंग्स हैं, ग्राउंड प्लस 7 स्टोरीज़ के। 5 विंग्स तैयार हैं, पार्शली ऑक्यूपाइड भी हैं, जो एक अच्छा साइन है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। 2 विंग्स जो है वो फाइनल स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुके हैं और दिसंबर 2015 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। धानोरी लोहेगांव रोड से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है पुणे एयरपोर्ट से, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 6.5 किलोमीटर दूर है ये कॉमर्स जोन IT पार्क से और जैसे कहा 3 किलोमीटर की दूरी पे है एयरपोर्ट से। दूसरी राय आपके लिए लोहेगांव में ही अर्बन ग्रुप का कासल रॉयल 4050 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 990 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। 1 एकड़ पे 2 विंग्स बनाए गए हैं, ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर्स के। कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुका है। 1 किलोमीटर दूर है ये धानोरी लोहेगांव रोड से और करीब 3.9 किलोमीटर्स की दूरी पे है एयरपोर्ट से। इस प्रोजेक्ट में आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। हमारी लास्ट रिकमेंडेशन धानोरी में है चॉइस ग्रुप का गुडविल वैलेंशिया। 4150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 785 या 1020 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। एक स्टैंडअलोन बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स की। कंस्ट्रक्शन इसका मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। प्राइस एडवांटेज के साथ ये आपको मिल रहा है। 4.5 किलोमीटर दूर है ये एयरपोर्ट से। तो चलिए नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए लेकर आई हैं। यहाँ पर वैशाली श्रीराम हिल व्यू है श्रीराम ग्रुप की तरफ से और कासल रॉयल है अर्बन ग्रुप की तरफ से, और जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वो है गुडविल वैलेंशिया, ये है चॉइस ग्रुप की तरफ से। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिसमें चाहे पैसा लगाएं। तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनों को सुलझा रही हैं यहाँ पर वैशाली, आपके सवालों के जवाब देंगी। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा भी आपके लिए हम लेकर आते हैं कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और कौन से हैं कुछ खास प्रोजेक्ट्स, उन पर नज़र डालते हैं हमारे प्रोजेक्ट ट्रैकर में।